हालात कैसे भी हों, बहादुर रोया नहीं करते, सीने में जिनके जुनून हो, वो हिम्मत खोया नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। अब तक जो है हमने बालिदगी और नशोनुमा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी थियरीज थे, वो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लर्निंग, या फिर हमें उर्दू में कहते हैं इक्तिसाब। तो सबसे पहले लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है? चेंज इन द बिहेवियर। चेंज इन द बिहेवियर। तो अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे बर्ताव में या हमारे किरदार में तब्दीली आती है। उसी को हम क्या कहते हैं? इक्तिसाब कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई नई स्किल मैं सीखती हूँ तो सीखने से पहले मेरा बिहेवियर अलग होगा, लेकिन वो स्किल आने के बाद मुझे मेरा बिहेवियर अलग हो जाएगा। जैसे कि पहले अगर मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था, तो मुझे स्कूटी पकड़ने भी नहीं आएगा ठीक से, उसे हैंडल करने, बैलेंस करने नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार मैंने पूरा स्कूटी पे चलाना सीख लिया, तो उसके बाद जो है मैं अच्छे से चला पाऊँगी, उसे अच्छे से बैलेंस भी कर पाऊँगी। तो लर्निंग क्या है? इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन द बिहेवियर। तो अब हम उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। हिलगार्ड एंड हंटर इन्होंने क्या कहा? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ सब्जेक्ट्स बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। परमानेंट चेंज, ट्रेनिंग, ये दो वर्ड्स अगर आ गए, परमानेंट चेंज और ट्रेनिंग ये दो वर्ड्स अगर आ गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हिलगार्ड एंड हंटर की जो दी हुई डेफिनेशन है। उसके बाद है गेट्स। गेट्स ने क्या है कहा? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है हमारा? बदलाव होना। लर्निंग क्या है? एक बदलाव है, हमारे बिहेवियर में बदलाव है या सुधार है। किसकी वजह से? एक्सपीरियंस की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से, यानी कि तजुर्बे की वजह से और तरबियत की वजह से। तो अगर तजुर्बा और तरबियत दोनों वर्ड्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ये दोनों वर्ड्स अगर आ रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये गेट्स की दी हुई डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किम्बल। किम्बल ने क्या कहा? परमानेंट चेंज इन द बिहेवियरल पोटेंशियल दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस, तकवीत बख्श अमल। तो अगर परमानेंट चेंज भी आया और रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस अगर आया, तो इसका मतलब कि ये डेफिनेशन किम्बल की दी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियत क्या है लर्निंग की, खुसूसियत क्या है इक्तिसाब की। तो देखिए इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और वी कैन से दैट इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम गोद से गोर तक हम इल्म हासिल करते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं अपने लाइफ में। ज़रूरी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी चीज़, पकवान, नई नया पकवान है या फिर कोई नया स्किल है या फिर कोई नई बात है या कोई नया वर्ड है, कुछ ना कुछ हम नई नॉलेज हमारी ऐड होती ही रहती है। तो ये पहली खुसूसियत है और इम्पोर्टेंट खुसूसियत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ चेंज। तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि ये क्या है? ये चेंज इन बिहेवियर है ना? तो लर्निंग से पहले और लर्निंग के बाद इंसान में क्या आता है? एक चेंज आता है लर्निंग के बाद। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है लर्निंग। यूनिवर्सल मतलब क्या? कि हर इंसान और इनफैक्ट इंसान ही नहीं, हर जानदार के अंदर क्या होती है? लर्निंग की और इक्तिसाब की खुसूसियत पाई जाती है। यानी कि अब देखिए कोई जानवर भी है, हम उसे ट्रेनिंग देंगे तो वो भी नई-नई चीज़ें सीख लेता है। उसी तरह इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, आलमी है ये। उसके बाद एडजस्टमेंट, लर्निंग से हमें क्या सीखते हैं? कोई नए माहौल में एडजस्ट करना, नई चीज़ में ढालना अपने आप को, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। उसके बाद देखिए लर्निंग क्या है? एक पर्पसिव है, मतलब क्या? बामकसद है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, बिना किसी मकसद के हम कोई काम नहीं करते। तो जैसे कि अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मकसद क्या होगा? या तो आप टेट या डीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप बीएड और डीएड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसका आपका मकसद क्या है? कि मैं टेट क्लियर करूँ। तो कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। जैसे कि आप
अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो रोज़ आने-जाने के लिए मैं सोचूँगी कि मुझे अगर स्कूटी सीख लूँ मैं तो बेटर होगा। ऐसा ही ये लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट ख़ुसूसियत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इक्तिसाब के अवामिल। अब हम देखेंगे क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वज़ह से लर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला है रेडीनेस या आमादगी। तो थॉर्नडाइक के मुताबिक एजुकेशन शुड फुलफिल द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है? बच्चों को यूज़फुल एजुकेशन दीजिए, जो उनकी लाइफ में यूज़ हो। ऐसी एजुकेशन मत दीजिए जो उनको कुछ भी काम में ना आए। आमादगी बहुत-बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी आमादगी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि अगर बच्चा आमादा नहीं है पढ़ने के लिए और हम उसे पढ़ा रहे हैं, तो फिर कुछ मतलब नहीं है, वो नहीं सीखेगा। जैसे कि कहावत है कि घोड़े को हम दरिया तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो अगर बच्चा अंदरूनी तौर पर वो तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम उसे कितना भी पढ़ाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है बाहर का, ये एक ग्रीक वर्ड यूनानी वर्ड मूवेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मूव अहेड, आगे की तरफ जाना। तो मोटिवेशन क्या होता है? देखिए, अगर बच्चे को हम मोटिवेट नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, उसे कोई मोटिवेशन है ही नहीं, तो वो क्यों पढ़ेगा? जैसे कि अगर हमें भी कोई ज़रूरत हो, तो ही हम कोई काम करते हैं। वैसे ही अगर बच्चा खुद चाहता है पढ़ने के लिए, तो ही वो पढ़ेगा, तो ही वो सीखेगा। उसे कितने भी अच्छे टीचर प्रोवाइड कीजिए, कितना भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, अगर उसके अंदर चाह नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो मोटिवेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, लर्निंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही सक्सेसफुल होगी। इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग और रोड टू लर्निंग, हार्ट ऑफ लर्निंग, ये सब क्या है? मोटिवेशन को ही कहा जाता है। मोटिवेशन के लिए एक डेफिनेशन दी गई है गिलफर्ड के ज़रिए। बकौल गिलफर्ड, फर्द को किसी काम करने के लिए तैयार करने की ताकत ही मुहर्रिका है। यानी कि मोटिवेशन ही क्या करता है? इंसान को कोई काम करने के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए आमादा करती है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। ऐसा ही और एक डेफिनिशन है, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्रो एंड क्रो की डेफिनिशन है। इक्तिसाब में दिलचस्पी पैदा करने वाला मुहर्रिका है। इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन हमें लर्निंग में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर करता है। अब हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? अंदरूनी मुहर्रिका और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है बैरूनी मुहर्रिका। अंदरूनी मुहर्रिका क्या होता है? देखिए, कुछ बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं है आप कि ये पढ़िए, ये लिखिए, ये सीखिए, ऐसा बिहेव कीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुद से अंदर से मोटिवेटेड होते हैं वो, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। कोई ज़्यादातर जो है गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो अपने माँ-बाप को बहुत ज़्यादा मेहनत करके गरीबी में ज़िंदगी गुज़ारते हुए देखते हैं। तो उनको सेल्फ मोटिवेशन आता है कि हम ऐसा कुछ करें कि अपने माँ-बाप की भी गरीबी दूर करें और खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें, ऐसी लाइफ़ हमें नहीं चाहिए। तो वो खुद से पढ़ते हैं और इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोई इनको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं, कोई उनके पेरेंट्स उनको बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप पढ़िए, वो खुद ही पढ़ेंगे। और ये जो अंदरूनी मुहर्रिका होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू बैरूनी मुहर्रिका या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ रहा नहीं है, लिख रहा नहीं है, कोई काम ठीक से नहीं कर रहा, तो उसके टीचर या उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, उसे कुछ बोलते हैं और कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ वगैरह सुनाते हैं कि देखिए अगर नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आगे जाकर तुमको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। देखिए ये इनको देखिए, ये पर्सनैलिटी, इन्होंने कैसा पढ़ लिख कर आगे बढ़कर अपना नाम रोशन किया, तुमको भी ऐसा करना है। तो बाहर से कोई अगर उनको मोटिवेशन देता है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इंट्रिंसिक के उतना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा होता है कि वो टेम्परेरी होता है।
फिर बार-बार हमें बच्चे को बोलना पड़ता है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसा नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है वो। अब देखिए ये हो गई मोटिवेशन की बात जो कि है दूसरा फैक्टर। अब हम तीसरा फैक्टर देखेंगे मैच्योरेशन या फिर पुख्तगी। मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन क्या है कि उसकी उम्र और उसकी जो बॉडी है, उसका जो दिमाग है, वो क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए पुख्ता हो जाना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अब जैसे कि अ, मैंने आपको कहा था कि 6 महीने के या 1 साल के बच्चे को हम लिखना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी उँगलियाँ, उसके हाथ, उसका दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ है। और अगर हम 5वीं क्लास का बहुत ज़हीन बच्चा है, उसे अगर हम 12th का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सिखाएँगे, तो वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसका दिमाग उतना ज़्यादा पुख्ता नहीं हुआ है, कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ सके। तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है ना। तो फिज़िकल तौर पर जिस्मानी तौर पर भी मैच्योरेशन होना ज़रूरी है और दिमागी तौर पर भी मैच्योरेशन होना ज़रूरी है, इक्तिसाब के लिए, लर्निंग के लिए। अब हम कुछ लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी लर्निंग थ्योरीज़ पढ़ना है। उसके बाद हम एक के बाद एक लर्निंग थ्योरीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली हमारी लर्निंग थ्योरी है ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि ईएल थॉर्नडाइक के ज़रिए दी गई थी। ईएल थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर एक थ्योरी को दिया था। ये सबसे पहले लर्निंग थ्योरी का एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए हम थॉर्नडाइक को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि एवन पाउलो ने दिया था। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपनी थ्योरी को पेश किया था। उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर के ज़रिए दिए गए थी ये थ्योरी, और इन्होंने जो है रैट के ऊपर और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रैट का एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फेमस हुआ था। इनसाइट लर्निंग या फिर इनसाइटफुल लर्निंग, इसको हम थियरी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी कहते हैं, जो कि कॉहलर ने किया था। और कॉहलर ने जो है एक चिंपांजी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद सोशल लर्निंग थियरी है, इसको हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। उसके बाद आता है डिस्कवरी लर्निंग थियरी, जो कि एस जे ब्रूनर की है। तो इन सब थियरीज को हम एक के बाद एक डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लर्निंग की पहली थियरी देखेंगे, जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड, सही व खता का नजरिया। ये जो है पहली थियरी है जो कि एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई की गई। पहले एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर किया गया, उसके बाद अप्लाई की गई। पहले हम ईएल थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे। ईएल थॉर्नडाइक जो है वो एक बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो अब जो कि हेरिडिटी पर या इनहेरिटेंस पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि अगर हम जितना भी हमारा हेरिडिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हम जो भी सीखते हैं वही उसी से हमें लर्निंग होती है। और बिहेवियरिस्ट का लोग ऐसा मानते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा साइकिलिंग में चैंपियन आदमी है, तो उसकी जो भी बेटा या बेटी होगी, तो उसको ऑटोमेटिकली साइकिलिंग नहीं आएगी, बल्कि उसको भी साइकिल की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, तभी वो साइकिल चलाना सीख सकता है। जीन्स चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन कोई भी सीखने के लिए जो है वो ट्रायल करना पड़ता है या सीखना पड़ता है, अपनी मशक करनी पड़ती है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और उसको एजुकेशनल फील्ड में लागू किया। इनको जो है इनकी ये जो थ्योरी है बहुत ही फेमस थ्योरी है और पहला एक्सपेरिमेंट था इस पर। अब इस थ्योरी को हम बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसमें एसआर बॉन्ड बनता है। एसआर बॉन्ड का मतलब होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड। स्टिमुलस का मतलब होता है मुहैय्यज और रिस्पॉन्स का मतलब होता है रद्द-ए-अमल। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड जितना मजबूत होगा, लर्निंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा, रिस्पॉन्स उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बिना स्टिमुलस के, स्टिमुलस ऐसी चीज़ है, मुहैया ऐसी चीज़ है
जो हमें रद्द-ए-अमल करने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या करूँगी, ये एक स्टिमुलस है। मैं क्या करूँगी रिस्पॉन्स में कि किचन में जाऊँगी और फिर कुछ खाने के लिए ढूँढूँगी और फिर उसे खाऊँगी। तो स्टिमुलस से ही रिस्पॉन्स होता है, यही एसआर बॉन्ड थियरी कहती है। अब जो है हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक पजल बॉक्स बनाया और इस पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा और ये जो भूखी बिल्ली थी, इसको स्टिमुलस दिया गया, उसके बेस पर उसका रिस्पॉन्स देखा गया। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, वो फूड है और रिस्पॉन्स क्या है, ओपनिंग द डोर एंड ईटिंग। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था। ये एक्सपेरिमेंट के लिए थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया। पजल बॉक्स ऐसा था कि जो आर-पार दिखता था, जिसके अंदर से बाहर का पूरा दिखता था और इसमें एक डोर था, जिसका जो है लॉक करने पर अंदर एक बटन या लीवर था, इसको प्रेस करने पर दरवाज़ा खुलता था। तो इन्होंने क्या किया, एक हंग्री कैट को पजल बॉक्स के अंदर डाला और उसे दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके बाद क्या किया, क्योंकि वो कैट बहुत हंग्री थी, तो उसे वो खाना चाहती थी। बाहर उसने क्या किया, एक प्लेट में फिश रख दिया। तो ये जो है स्टिमुलस का काम करेगा। तो ये स्टिमुलस क्या है, इसकी खुशबू से और इसको देखकर जो है कैट बाहर आने की कोशिश करेगी। यही स्टिमुलस है इसके लिए। तो कैट क्या करेगी, यहाँ-वहाँ पंजे मारेगी, पैर मारेगी और कोशिश करेगी कि दरवाज़ा किसी तरह खुल जाए, मैं बाहर आऊँ और खाना खा लूँ। तो वो बहुत कोशिश करेगी लेकिन बहुत गलतियाँ होंगी और वो बाहर आ नहीं पाएगी और बहुत लेट, बहुत टाइम के बाद क्या होगा कि उसका पैर अचानक से उस लीवर के ऊपर पड़ेगा और लीवर के ऊपर पड़ने के बाद दरवाज़ा खुल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी गलतियाँ कर रही है, बहुत कोशिशें कर रही है। दूसरे दिन फिर उसने क्या किया कि फिर उस कैट को बहुत देर तक भूखा रखकर पज़ल बॉक्स के अंदर रखा और बाहर खाना लाकर रख दिया। उसके बाद इसने क्या किया, कैट ने सेम उसी तरह से उसने बहुत कोशिशें की कि वो बाहर आए। फिर बहुत कोशिशों के बाद उस लीवर के ऊपर पैर रखा और उसे नहीं मालूम है कि ये बटन को दबाने से दरवाज़ा खुलता है और वो क्या करती है, जब जब दरवाज़ा खुल जाता है तो वो बाहर आकर खाना खा लेती है। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कई बार यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कैट को एहसास हुआ कि जब मैं इस पज़ल बॉक्स के एक हिस्से में, दाईं हिस्से में रहती हूँ, तब क्या होता है कि दरवाज़ा खुल रहा है और जब बाएँ हिस्से में रहती हूँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वो कैट क्या करेगी, ज़्यादातर इसी हिस्से में कोशिश करेगी कि यहाँ कुछ तो है जिसकी वज़ह से दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पर वो नहीं जाएगी। फिर वो क्या करेगी, यहाँ पर इधर-उधर पंजे मारेगी, पैर मारेगी, हाथ मारेगी और फिर जब वो लीवर के ऊपर उसका पैर पड़ेगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये अपनी गलतियों से सीख रही है। तो गलतियों दूसरी बार, तीसरी बार क्या होते जाएगा कि ट्रायल्स कम होते जाएँगे और एरर्स भी कम होते जाएँगे। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रायल जितने ज़्यादा, जितने दिन वो ट्राई करेगी, उतना क्या होते जाएगा, एरर्स कम होते जाएँगे। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि वो समझ जाएगी कि यहाँ पर ये जो लीवर है, ये बटन है, ये दबाने से ही दरवाज़ा खुल रहा है और वो क्या करेगी, आखिरकार वो सीख लेगी और फिर बाद में वो उसके ऊपर डायरेक्टली पैर रख देगी, दरवाज़ा खुल जाएगा और वो आराम से बाहर आकर खाना खा लेगी। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट था, जिसके ज़रिए एक जानवर के ऊपर या बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये सिखाया गया कि हम जितनी ज़्यादा कोशिशें करते जाएँगे, उतने हमारे जो है गलतियाँ कम होती जाएँगी। और आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर सही-व-खता का नज़रिया। तो इसको इ इ इस एक्सपेरिमेंट को ये एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट था, जो जानवरों पर किया गया और फिर इसको क्या किया गया, एजुकेशनल फील्ड में इसे अप्लाई किया गया। यहाँ पर जो है स्टिमुलस क्या है, फूड है और रिस्पॉन्स क्या है, उस बिल्ली का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करना और खाना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए और उन कोशिशों के बाद ही क्या होगा
कि हमारी गलतियों में हम सुधार करेंगे। इसका अब एक एग्ज़ाम्पल हम साइकिलिंग दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड था, इसके ज़रिए जो है थॉर्नडाइक ने हमें क्या सिखाने की कोशिश की। तो थॉर्नडाइक ने हमें कुछ लॉज़ दिए, लॉज़ ऑफ लर्निंग, कुछ कवानीन दिए, इक्तिसाब के कवानीन दिए। वो क्या-क्या थे हम देखेंगे। देखिए पहला कानून है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस को हम कहते हैं कानून आमादगी, यानी कि जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। उससे जिस्मानी तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी वो रेडी होना चाहिए वो पढ़ने के लिए। अगर उसे कोई मोटिवेशन नहीं है या फिर वो उसका मैच्योरिटी नहीं है, उसका दिमाग, उसका जो बॉडी है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम कानून मश्क भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के और कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि हैं लॉ ऑफ रिपीटेशन, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। इस लॉ का मतलब क्या है कि हम अगर किसी चीज को बार बार करते रहेंगे तो वो चीज हमें अच्छे से याद रहेगी और वो हमें अच्छे से सीख पाएंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगी। जैसे कि उस बिल्ली ने बार-बार कोशिशें की, बार-बार कोशिश करने के बाद ही वो क्या हुई, कामयाब हुई। और लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते रहते हैं बार-बार, 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 या जो चीज़ अब जैसे अगर कोई एक स्किल हमने सीखी, वो स्किल सीखने के बाद कई दिनों तक हमने वो काम नहीं किया। फिर अगर हम करने जाएँगे तो हमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगी और वो याद नहीं आएगा। वैसे ही अगर कोई चीज़ को हम रिपीट करते रहेंगे, तो क्या होता है कि वो हमें अच्छे से आती है और याद रहती है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जिसे हम कानून तासीर भी कहते हैं। कानून तासीर कहता है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ सीखने के बाद उसका नतीजा उसे अच्छा मिले, तो वो और ज़्यादा वो चीज़ करने के लिए आमादा होगा। अगर अच्छा ना मिले, तो वो नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं, कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनका पढ़ने पर से दिल हट जाता है। या फिर अगर हम कोई जॉब के लिए भी बार-बार, बार-बार एग्ज़ाम्स लिखते हैं या करते हैं और उसके बाद भी अगर हमें नहीं मिलती है जॉब, तो क्या होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर उसके लिए कोशिश करना छोड़ देते हैं। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसका हम एजुकेशनल फील्ड में, क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो 3 लॉ है इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि टीचर को जो है कोई भी चीज़ अगर सिखानी है तो उसे नोन टू अननोन सिखानी होगी, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ लेकर जाना होगा। कोई चीज़ के बारे में उन्हें मालूमात है, उससे शुरू कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम उन्हें कोई जैसे खासकर मैथ्स वगैरह में अगर हम उन्हें कोई प्रॉब्लम देंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम देंगे जो बहुत सिंपल होगी और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उससे थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम देंगे, उससे और थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम देंगे। एकदम से पहले ही बच्चों के सामने हम एकदम डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होगा अगर एकदम डिफ़िकल्ट चीज़ रखेंगे और वो अगर उसमें वो सक्सेस नहीं हुए, तो फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस। उन्हें कोई भी चीज़ की क्या कराना होगा, हमें बार-बार प्रैक्टिस कराना होगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी लर्निंग की, अच्छे मार्क्स लाए या कुछ भी, तो हमें उनको उनको रिवार्ड देना होगा या फिर उनको प्रेज़ करना होगा। क्लास में जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया है या फिर कोई बहुत ही डल बच्चा अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तो उसे क्लास में सबको बोलकर तालियाँ बजवानी चाहिए या फिर उसे कोई गिफ्ट दे दें, कोई छोटा-सा पेन, पेंसिल, कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को मोटिवेट करे कि वो आगे और अच्छा पढ़ सके। इसे हम लॉ ऑफ इफ़ेक्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज आज का लेक्चर, जिसमें हमने लर्निंग के बारे में जाना, लर्निंग क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या है, और उसके बाद हमने लर्निंग थियरीज़ में पहली लर्निंग थियरी पढ़ी, जो कि थी ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा या बुरा जो जैसा आपको लगा, या मुझे आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।